हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 12 घर्षण के बारे में। हमने देखा कि घर्षण जो है, घर्षण बल कहाँ लगता है, तो दो पृष्ठों के बीच लगता है। दो पृष्ठों के बीच जो अनियमितता होती है उनके अंतःबंधन के कारण घर्षण बल लगता है। आज हम आगे पढ़ेंगे। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितता के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जितना दो पृष्ठों के बीच दबाव ज़्यादा होगा, बलपूर्वक दबाएंगे, उसमें घर्षण की वृद्धि अधिक होगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। जब हम किसी चटाई को खींचेंगे, जब उस पर कोई नहीं बैठा हो, तो हम आसानी से उसको खींच सकते हैं। लेकिन क्या जब उस पर कोई लड़के को बिठाएंगे और खींचेंगे तो क्या वह खींच पाएंगे? आसानी से तो नहीं। क्यों? तो जब उस पर कोई बैठा हुआ होता है तो उस पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। जैसे ऐसे भारी बॉक्स को हमने अगले वाले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार हमने सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का अनुभव नहीं है तो इस प्रकार का अनुभव कीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपकी मम्मी को बोलिए कि मम्मी कि ये भरा हुआ जो गेहूं से भरा हुआ पीप है, क्या उसे मैं थोड़ा सरका लूँ? है ना? कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे घर्षण बल कहाँ ज़्यादा लगता है। कोई पीप जो है हमारे घर में, वो बक्सा जो है, पीप है, बक्सा है, कुछ भी जो भरा हुआ है, उसको हम सरकाने की शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे? उसको ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा, हमें एक ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वही बक्सा सरकने का आरंभ कर दे, हमें उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है और हम उसको सरका रहे हैं, जब हमने उसको धक्का मारने की शुरुआत की तो हमने ज़्यादा बल लगाया। लेकिन जब वह सरकने का स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो आगे बढ़ने लगा, तो हम उसको आसानी से धक्का मार के खिसका कर दूसरे कमरे तक छोड़ आए। क्यों? पहले हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ा, लेकिन जब उसने सरकने की शुरुआत की तो हम आसानी से उसको सरका के दूसरे कमरे में छोड़ आए। मतलब क्या? जब वह विराम अवस्था में था तो वह जो नीचे वाली हमारी भूमि है, पृष्ठ है, उसके साथ उसका अंतःबंधन था। ठीक है, लेकिन जब वह गतिशील हो गया तो वह आगे भूमि में, ज़मीन में, वो जब हमारे जो फर्श है उसमें उसकी जो पृष्ठ है उसके साथ वो उसका अंतःबंधन नहीं कर पाया। मतलब उसकी जो अनियमितता है वो एक दूसरे में धंस नहीं पाई, और इसीलिए जब तक वो धंसती हम उसको सरका के आगे खिसका देते। इस प्रकार जो बल लगता है उसे सर्पी बल घर्षण कहते हैं। और जब वह खड़ा था, वो पीप एक जगह पर खड़ा था, और जब हमने उसको धक्का लगाने की शुरुआत की तो उस वक्त हमने जो बल लगाया उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब जब वह खड़ा था तो उसके जो अनियमितता है और जो भूमि की फर्श की अनियमितता है वो एक दूसरे में धंसी हुई थी। लेकिन जब हमने उसको गतिशील करा, जब हमने उसको धक्के मारने की शुरुआत की तो वो एक दूसरे में धंस ही नहीं पाए, तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। और सर्पी घर्षण को आगे खिसकाने में हमें आसानी रहती है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ कराने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। ठीक है, इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से मतलब जब वह सरक रहा है, गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बक्सा सरकना आरंभ कर देता है, जब हमारा पीप है वो सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय ही नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है।
अब हम देखेंगे घर्षण, हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण जो है वो हानिकारक है, ठीक है। क्यों हानिकारक है? तो उससे हमारी कई वस्तुएं बिगड़ जाती है। घिसाव लगने के कारण हमारी जो मशीनें होती है बड़ी बड़ी, वो ख़राब हो जाती है। उसमें थोड़े थोड़े दिनों में पुर्जे बदलने पड़ते हैं। हमारे जूते की घिसाई हो जाती है तो नए जूते लेने पड़ते हैं। तो हानिकारक है, लेकिन अनिवार्य भी है। कहाँ पर अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, तो हम देंगे, ठीक है। आगे अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच की गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है, ठीक है। कांच के गिलास और कुल्हड़ किसकी बनी हुई होती है? मिट्टी की, थोड़ी खुरदुरी होती है, जबकि कांच का गिलास थोड़ा चिकना होता है। मान लीजिए किसी कांच की गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के लिए तेल की परत चढ़ी हुई है, ठीक है। कांच रसोई में काम करते करते उस पर थोड़ा सा तेल लग गया है, तो क्या उसे हाथ में पकड़े रखना आसान होगा? नहीं, वो फिसल सकता है हमारे हाथों से अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। ज़रा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? नहीं, है ना। घर्षण हो तो ही हम उस ग्लास को आसानी से पकड़ सकते हैं, वरना काम करते करते वो कभी भी हमारे हाथों से फिसल कर नीचे गिर सकता है और टूट सकता है। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है, ठीक है। मार्बल लगे हुए जो हमारे फर्श होते हैं, वो कभी भी उस पर थोड़ा सा पानी पड़ जाता है या फिर हमने गीले पैरों से बाहर निकले हुए हो तो हम कभी भी फिसल कर गिर सकते हैं। या कीचड़ वाली पगडंडी गांव में कभी देखी है? उस पर चिकनी मिट्टी हुई होती है, तो हम कभी भी हमारे पैर से फिसल सकते हैं, क्योंकि हमारे पैर उसमें पकड़ ही नहीं जमा सकते। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम कभी भी गिर सकते हैं। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते, ठीक है ना। घर्षण पेन या पेंसिल से हम लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि अगर पता है कभी कभी ना हमारे नोट की जो पत्ते होते हैं वो बहुत चिकने होते हैं, तो उस पर पेंसिल चल ही नहीं सकती। उस पर पेंसिल चलती है ना, मेरे पास ऐसा, मैं जब छोटी थी तब ऐसी नोटें आ जाया करती थी। जब भी मैं लिखने की कोशिश करती थी वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एकदम दिखाई नहीं दे ऐसी लिखावट होती थी। क्यों? तो पत्ते इतने चिकने आ जाते थे कभी कभी कि उस पर पेंसिल दिखाई ही नहीं पड़ती थी। मतलब अगर खुरदुरा पेन ना हो, घर्षण ना हो दो पृष्ठों के बीच, तो हम पेन या पेंसिल से लिख नहीं सकते। अब क्लास में देखें, जब आपके शिक्षक चाक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं, जब हमारे बोर्ड पर हम लिखते हैं तो कभी कभी आपको दिखाई नहीं पड़ता, है ना। क्यों? तो श्याम पट्ट का जो रुक्ष पृष्ठ होता है, कभी कभी ना आपका श्याम पट्ट पुराना हो जाता है किसी क्लास का, ठीक है, और उसका जो पृष्ठ है वो चिकना हो जाता है, तो उस पर चाक कितनी भी चलाओ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उस चाक जब चलती है उस पर तो उस पर रगड़ते हैं। चाक और पृष्ठ के बीच क्या होता है? रगड़ होता है, और रगड़ द्वारा चाक के कुछ कण जो होते हैं वो पृष्ठ, जो आपके श्याम पट्ट का पृष्ठ है उसमें उतर जाता है, और जो श्याम पट्ट से चिपक जाते हैं चाक के कुछ कण, ठीक है, और उसी के कारण आपको श्याम पट्ट पर दिखावट दिखाई देती है। अब आगे देखें, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो क्या ब्रेक लगेगी? अगर किसी का टायर बहुत पुराना हो गया है, उस पर कुछ वो जो सारी खुरदुरापन थी, जो सारी डिज़ाइंस थी, वो सारी घिस कर निकल गई है, अब उसका टायर कैसा है? चिकना चिकना है, तो क्या उसकी ब्रेक जल्दी से लग पाएगी? अगर सामने अचानक से कोई बच्चा दौड़ के आ गया, या कोई गाय आ गई, या कोई भैंस आ गया, या कोई गधा आ गया, तो क्या वो अचानक से ब्रेक लगा पाएगा? नहीं। जहाँ पर उसको वाहन रोकना है वहाँ रुकेगा ही नहीं और वो उसे ठोक देगा, है ना। तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमारे वाहन के बीच और जो रास्ता है उसके बीच घर्षण ना हुआ तो। वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों को न तो हम गति आरम्भ करा सकते थे और ना ही उन्हें रोका जा सकता है, और ना ही उसका दिशा परावर्तित किया जा सकता है। अगर वाहन के टायरों में और रास्ते पर घर्षण ना हो तो ना तो हम उन वाहनों को आगे खिसका सकते हैं। आपको पता है ना, जब भी कभी कीचड़ में कोई वाहन फंस गया होता है
तो टायर एक ही जगह पर घूमता रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जगह चिकनी हो गई होती है ना, कीचड़ वाली, और उसमें टायर आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि घिसाव नहीं लगता है, घर्षण नहीं लगता। और इसी तरह से ना तो हम उस वाहन को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ना उसको रोक सकते हैं, ना उसकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। उसको मोड़ना है तो भी हम मोड़ नहीं सकते। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण न हो, है ना। अगर कोई गति, कोई ढलान से गिर रहा है, ढलान से कोई वस्तु लुढ़क रही है, लेकिन उसको रोकना है, लेकिन वो रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि वहाँ पर घर्षण ही नहीं लग रहा, चिकना रास्ता है, उस पे से लुढ़का हुआ हमारा जो बॉल है या फिर वाहन है जिसमें बिल्कुल भी खुरदुरापन नहीं है, तो उसमें घर्षण ही नहीं लगेगा, तो वो रुकेगी ही नहीं। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाए, ठीक है। अगर दीवार में कील ठोकना है तो वहाँ पर घर्षण लगना बहुत ज़रूरी होता है, अथवा धागे में गांठ ही नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन का निर्माण नहीं हो सकता था। मतलब हर कार्य करने के लिए घर्षण बल लगना ज़रूरी है। समझ सकते हैं घर्षण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर घर्षण हानिकारक तो है, लेकिन घर्षण कितना अनिवार्य है ये आप देख सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पर ये जूता देख रहे हो, जूते में तले एकदम घिसे हुए हैं। तो क्या आप ऐसे जूते पहनकर बाहर निकलोगे या किसी मार्बल या स्पार्टेक पर चलेगी तो क्या आप फिसल नहीं सकते? हम फिसल सकते हैं। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है, ठीक है। आगे जो हमने देखा वो घर्षण कहाँ पर हमें लाभदायक है वो हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे घर्षण हानिकारक कहाँ पर है ना। क्योंकि घर्षण लाभदायक तो है, लेकिन घर्षण जो है वो हमारे लिए हानिकारक भी है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। यहाँ पर देखो ये जूतों के सॉल घिस गए हैं। अब हमें नए जूते लेने पड़ेंगे, नए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो ये हानिकारक है, चाहे वह पैच, बॉल बेरिंग अथवा जूतों के सॉल ही क्यों न हो। पैच भी घिस जाते हैं। बॉल बेरिंग जो होते हैं जिससे बड़ी बड़ी मशीनें हमने फिट कर रखी है तो वो भी घिस जाती है, तो उसको भी बदलनी पड़ेगी। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पट्टी देखी होगी। जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जो पुलें बनाई जाती है एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक जाने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो पुल होते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए, तो उसकी जो सीढ़ियाँ होती है वो उस पे से हज़ारों लोग रोज़ गुज़रते हैं। तो उनके पैरों से, मतलब उनके जूतों और जो पुलों की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके बीच घर्षण लगता रहता है। तो समय गुजरते उस पर क्या होता है, वो अपना खुरदुरापन खो देती है और उसकी सीढ़ियाँ जो होती है घिस जाती हैं। तो कुछ दिनों में उससे फिसल कर कोई गिर ना जाए, उसके लिए उसे बदलने का खर्च करना पड़ता है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको पता है आपके दो हाथ जो हैं उसको आप थोड़ी देर घिसिए तो थोड़ी देर में क्या होता है, घर्षण से आपके हाथ जो है वो गरम गरम हो जाते हैं, है ना, और गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी माने ऊष्मा। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। तो समझिए माचिस किस तरह से जलती है। माचिस को रुक्ष पृष्ठ से रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण वहाँ पर ऊष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न होती है और वह जो होती है आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि वस्तु विद्युत मिक्सचर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। जब हम घर में गरम मसाला या कुछ मसाले पीसते हैं
तो क्या होता है, उसका जार जो है उसको पकड़ के देखिए, वो गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर भी घर्षण लगता है, जिसके कारण हमारा जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं और उसके लिए हम कौन कौन से पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा घर्षण की हानिकारक और घर्षण के लाभ, जो आपको याद रखने हैं। हम अगले वीडियो में वापस पढ़ेंगे। जय हिंद।